वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं बच्चे? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों का पढ़ाई बढ़िया चल रहा होगा। तो जैसे कि पार्ट कंडीशन एंड वारंटीज का हमने पार्ट 1 करा चुके हैं, सभी बच्चों ने, आई होप आप लोगों ने देखा होगा। और उसके बाद हम लोग आज सेकंड पार्ट को करने वाले हैं, वही कंटिन्यू अभी चल रहा है। और उसके बाद हम लोग बात करेंगे, ये आपका बीकॉम का सेमेस्टर फर्स्ट है, बिजनेस लॉ की हम बात कर रहे हैं बच्चे। कंडीशन एंड वारंटीज पार्ट सेकंड है। आइए तो हम लोग एक बार चर्चा करते हैं इसके बारे में। सबसे पहले हम लोग एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं कि हम लोगों ने क्या करना है इसके अंदर। इम्प्लाइड वारंटीज इन सेल, क्या होता है इम्प्लाइड वारंटीज। कंडीशंस के बारे में हम लोगों ने समझ चुके हैं। कंडीशन के बारे में पार्ट 1 के अंदर हम लोग बहुत अच्छे तरीके से समझे हैं। जिन बच्चों ने नहीं देखा, अगेन बोल रहा हूं, जाओ और चैनल पे देखो, अपलोडेड है। उसके बाद अनडिस्टर्ब पोजीशन इन वारंटी, क्या अनडिस्टर्ब पोजीशन होता है वारंटीज के अंदर। उसके बाद नॉन एक्यूमरेंस वारंटी क्या होता है। और उसके बाद फिटनेस फॉर ट्रेड यूजेस क्या होता है। डिस्क्लोजर ऑफ हजार्डस गुड्स क्या होता है। और उसके बाद एक्सेप्शंस ऑफ कैविएट टेम्पर क्या होता है। इन सभी के बारे में एक एक करके हम लोग चर्चा करेंगे बेटा। आइए तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इम्प्लाइड वारंटीज। बेटा जी, इम्प्लाइड वारंटीज की अगर बात करें तो ये वो वारंटीज होती है जो यहाँ पर नेचर और इम्पोज्ड बाय द लॉ होता है, यहाँ पर बताया नहीं जाता है, ऑलरेडी आपको ये पता है। तो इम्प्लाइड वारंटीज जो है सेक्शन 14 टू सेक्शन 16 के अंदर गिवन है। इम्प्लाइड वारंटीज आर द लीगल एश्योरेंसेस दैट एग्जिस्ट इन अ कॉन्ट्रैक्ट इवन if not explicitly stated, they ensure certain obligation are met by the seller to protect buyer interest। यहां पर कुछ चीजें बताया गया है, सेलर को प्रोटेक्ट करे, किसको? बायर के जो है इंटरेस्ट है। तो ये चीज यहां पर इंप्लाइड वारंटीज के अंदर बताया गया है। आइए बेटा हम लोग उसके बारे में चर्चा करेंगे। आइए तो सबसे पहले वारंटी एज टू अनडिस्टर्ब पोजीशन का मतलब क्या होता है बेटा। सेक्शन 14 सबसेक्शन बी के अंदर गिवन है। आइए, वारंटी एज टू अनडिस्टर्ब, यानी वारंटी का ऐसा पोजीशन होना चाहिए जो अनडिस्टर्ब हो, डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, अनडिस्टर्ब पोजीशन। तो यहां पर डेफिनेशन की बात करते हैं सबसे पहले। तो बायर मस्ट एंजॉय द गुड्स, बायर मस्ट एंजॉय द गुड्स विदाउट इंटरफेरेंस फ्रॉम द सेलर और थर्ड पार्टी। यानी कहने का मतलब है, गुड्स एक बार अगर सेल कर दिया जाता है तो बायर उस गुड्स के साथ एंजॉय करेगा। यहां पर किसी भी सेलर या थर्ड पार्टी का कोई इसमें इंटरफेरेंस नहीं दिखनी चाहिए। दिस वारंटी प्रोटेक्ट द बायर्स राइट टू यूज परचेज गुड्स फ्रीली, यानी ये वो अधिकार है जो बायर को फ्री और स्वतंत्र तरीके से दिया जाता है। ना उसमें किसी सेलर की इन्वॉल्वमेंट होती है, ना किसी थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट होती है। यहां पर बायर स्वतंत्र है, अपने गुड्स के साथ एंजॉय कर सकते हैं। यहां पर एग्जांपल को समझते हैं। इफ समवन बाइज अ प्रॉपर्टीज, अगर किसी ने प्रॉपर्टीज खरीदा, लेटर प्रीवियस ओनर claims it back or tenant is still living there, this warranty is breached। तो ऐसा नहीं होना चाहिए बेटा। अगर बायर ने कोई सामान खरीदा है तो उसका अधिकार है, उसके साथ एंजॉय कर सकता है, वो उसका प्रॉपर्टीज है, तो उसमें किसी भी थर्ड पार्टी की इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए। यहां पर किसी सेलर का भी इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। यही तो वारंटी एज टू अनडिस्टर्ब पोजीशन कहता है बेटा। बात समझ पा रहे हैं? तो ये चीजें यहां पर देखना चाहिए, किसी की डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब, अगर किसी ने प्रॉपर्टी खरीदा है, अब बताओ इसमें कुछ प्रीवियस ओनर का कुछ क्लेम बैक, अब उसने क्लेम बैक कर लिया, मान लीजिए उसके बाद, और टेनेंट इज स्टिल लिविंग। भाई हमने प्रॉपर्टी खरीदा है, हम अपना एंजॉय करने के लिए, हम अपना प्रॉपर्टी में रहने के लिए, हम अपने फायदे के लिए खरीदे। अब वहां पर टेनेंट स्टिल अभी तक रह रहे हैं, तो यानी यहां पर क्या है, अभी भी थर्ड पार्टी का इंटरफेरेंस है, अभी भी यहां पर सेलर का इंटरफेरेंस है। तो हमारी जो अनडिस्टर्ब पोजीशन है उसको ब्रीच कर रहे हैं ना, तो यहां पर ये कॉन्टेक्स्ट वारंटीज को फुलफिल नहीं किया जा रहा है। समझ में आ गया बेटा? तो वारंटी एज टू अनडिस्टर्ब पोजीशन, ये सिंपल वर्ड में ये कहता है कि बायर जिस पर्पज के लिए खरीदा है, जो इसका अधिकार है, उसको हनन नहीं करना चाहिए, उसमें किसी थर्ड पार्टी का इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। आइए बच्चे, उसके बाद वारंटी एज टू नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ एनकम्बरेंस। वारंटी एज टू नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ एनकम्बरेंस का मतलब क्या होता है बेटा? सेक्शन 14 सबसेक्शन सी में डिफाइन है। गुड्स सोल्ड शुड बी फ्री फ्रॉम एनी अनडिस्क्लोज चार्जेस। बेटा जी, गुड्स हम बेचेंगे तो हर कुछ से स्वतंत्र करके देंगे, कुछ अनडिस्क्लोज्ड चार्जेस को हम नहीं जोड़ेंगे, जैसे कि लोन और क्लेम्स। द सेलर मस्ट इन्फॉर्म द बायर इफ सच इनकमरेंस और एग्जिस्ट। अगर कुछ उसमें पहले का ड्यूज रह रहा है तो सेलर को यह बताना जरूरी है कि ये पैसा उसको देना है। अगर बाद में देना पड़ेगा तो बायर नहीं देगा, सेलर पे करेगा, ध्यान रखना। तो सेलिंग अ कार दैट हैज अ
लोन पेंडिंग विदाउट इन्फॉर्मिंग द बायर। बेटा जी एक कार सेल करा बट इसका लोन पहले से पेंडिंग है, तो बेटा यहां पर विदाउट इन्फॉर्मिंग द बायर, बायर को अभी तक आपने नहीं बताया, लेटर ऑन वायोलेटेड्स दिस वारंटी द बायर कुड फेस लीगल इश्यूज और लॉस पोजीशन द कार। तो यहां पर बायर के साथ क्या हुआ है भाई, कार पे ऑलरेडी लोन चल रहा है और सेलर ने ये बातें नहीं बताया, तो कहने का मतलब ये हो गया वारंटी हैज टू नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ एनकम्बरेंस। तो यहां पर वो चीजें उनको बताना जरूरी था, तो यहां पर आपकी वारंटी डिस्टर्ब हुई है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आइए, वारंटी हैज टू फिटनेस बाय द यूसेज ऑफ ट्रेड सेक्शन 16 सबसेक्शन 3 के अंदर गिवन है। डेफिनेशन क्या कहता है बेटा, द गुड्स शुड बी मीट, गुड्स कैसा होना चाहिए, क्वालिटीज एंड स्टैंडर्ड क्वालिटीज को फुलफिल करते हुए होना चाहिए, एक्सपेक्टेड इन अ स्पेसिफिक ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज। आइए देखते हैं, अ फार्मर परचेजिंग सीड्स एक्सपेक्ट देम टू बी फिट। एक फार्मर जो है एक सीड्स को खरीद रहे हैं, बीज खरीद रहे हैं और ये सोचते हैं कि ये फिट होगा फॉर कल्टीवेशन के लिए, सिंचाई के लिए, बट if the shades are defective and fails to grow breach this warranty। बेटा जी एक यहां पर फार्मर जो है बहुत मेहनत करके किसानी करते हैं, बहुत मेहनत करके खेती करते हैं और उसने एक बीज सीड्स हम कह सकते हैं उन्होंने खरीदा, ये सोचते हुए कि कल्टीवेशन के लिए बढ़िया होगा, इसकी प्रोडक्शन ग्रो करेगा, बट बाद में जाकर के सीड्स कैसा निकला, डिफेक्टिव क्वालिटीज का। तो बेटा यहां पर ब्रीच ऑफ वारंटीज, यहां पर वारंटी ब्रीच हो चुका है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, जबकि ऐसा होना चाहिए। तो इसीलिए बोला गया है कि वारंटी हैज टू फिटनेस बाय यूसेज ऑफ ट्रेड। भाई जिस चीज के लिए उसने फार्मर ने उस सीड्स खरीदा है उसको फुलफिल करते हुए होना चाहिए, यानी उसका अभी क्या हो गया, फेल टू ग्रो, यानी ग्रो नहीं कर पाया, तो यहां पर वारंटी ब्रीच हो चुका है। समझ गए बात को। आइए उसके बाद हम बात करें डिस्क्लोजर द डेंजरस नेचर ऑफ द गुड्स। अगर गुड्स अगर ऐसे नेचर का है, हार्मफुल है, डेंजरस है, तो उस पर लिख दो, डिस्क्लोज कर दो, हिडन मत रखो। डेफिनेशन, द सेलर मस्ट डिस्क्लोज एनी हजार्डस नेचर ऑफ द गुड्स। सेलर की ड्यूटी बनती है कि गुड्स अगर कुछ भी हार्मफुल नेचर के हैं तो उस पर डिस्क्लोज कर दो कि हार्मफुल नेचर के हैं। इंश्योरिंग द बायर इज अवेयर ऑफ द रिस्क इन्वॉल्व, इंश्योरिंग द बायर इज अवेयर ऑफ द रिस्क इन्वॉल्व, दिस हेल्प्स प्रिवेंट हार्म और डैमेजेस कॉज्ड बाय द इग्नोरेंस। बेटा ये छोटी सी इग्नोरेंस की वजह से बहुत बड़ा लापरवाही का सामना, बहुत बड़ा नुकसानी का सामना झेलना पड़ सकता है। तो इसीलिए गुड्स अगर डेंजरस नेचर के हैं तो उस पर आप लिख दो कि हार्मफुल नेचर के हैं या गुड्स बहुत डेंजर है, या इस तरह से आप सामने वाले को गाइड करो। सेलिंग अ बोटल, सेलिंग अ बोटल ऑफ केमिकल्स, सेलिंग अ बोटल ऑफ केमिकल, एक केमिकल का बोतल आप सेल कर रहे हो विदाउट प्रॉपर लेबलिंग और सेफ्टी। बेटा जी केमिकल है कि हार्मफुल होता है, आपने विदाउट प्रॉपर लेबलिंग, ना तो उसमें लेबलिंग लगा रखा है ना पैकेजिंग अच्छा, सेफ्टी इंस्ट्रक्शन कैन कॉज द एक्सीडेंट्स एंड वायोलेट्स दिस ऑब्लिगेशंस। तो यहां पर ब्रीच ऑफ वारंटी हुआ है बेटा, तो यहां पर ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इस कंडीशन में क्या होता है, आप क्लेम डैमेजेस कर सकते हो। क्लियर है पॉइंट्स। तो गुड्स कैसा अगर डेंजरस नेचर के हो तो पहले उसको डिस्क्लोज कर दो, तो ये करना जरूरी है। आइए उसके बाद फिटनेस एज टू क्वालिटी फॉर यूज। क्या मतलब होता है फिटनेस एज टू क्वालिटी, नाम से इसका क्लियर है कि फिटनेस क्वालिटीज कैसा होना चाहिए, यूज कंडीशन में होना चाहिए और फिटनेस होना चाहिए। डेफिनेशन की बात करें, इफ द बायर डज नॉट स्पेसिफाई, इफ द बायर डज नॉट स्पेसिफाई, अगर बायर स्पेसिफाई नहीं करता है इंटेंडेड टू द पर्पज ऑफ द गुड्स, दे एज्यूम द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द देयर फिटनेस। अब एक बात बताओ, अगर आप फ्रिज खरीद रहे हो तो यहां पर क्या बताने की जरूरत है कि ये कूलिंग के लिए होना चाहिए, नहीं। तो बायर को कोई जरूरी नहीं कि हर टाइम वो बताए अपनी इस पर्पज, तो आपको थोड़ा सा समझना चाहिए इन चीजों को। एज्यूम द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फिटनेस, हाउएवर इफ द सेलर इन्फॉर्म्ड द गुड्स मस्ट मीट द स्टेटेड पर्पज, जिस पर्पज के लिए आपने खरीदा है वो पर्पज को फुलफिल करते हुए होना चाहिए। जैसे यहां पर देखो, इफ अ बायर परचेज हाइकिंग बोट्स एंड स्पेसिफाई दे आर फॉर माउंटेन क्लाइंबिंग बट द बूट्स आर अनसुटेबल एंड अनसेफ। बेटा यहां पर क्या है, अब बायर परचेज हाइकिंग बोट्स एंड स्पेसिफाई दे आर फॉर माउंट, उन्होंने ये बता दिया कि पर्पज मेरा क्या है, किस चीज के लिए मैं परचेज कर रहा हूं, माउंटेन क्लाइंबिंग के लिए खरीद रहे हैं, बट यहां पर वो अनसुटेबल निकल गया, तो यहां पर अनसेफ निकल गया, तो यहां पर इस क्वालिटी को फुलफिल नहीं कर रहा है, तो यहां पर अगेन वारंटी एस टू, यहां पर क्या हो गया, कंडीशन एस टू वारंटी हो चुका है। क्लियर है पॉइंट्स। तो ऐसा बोला गया है क्वालिटी ऑफ
विटनेस ऑफ क्वालिटीज और यूज का मतलब गुड्स अगर स्पेसिफाई कर दिया बायर कि किस पर्पज के लिए हम ले रहे हैं तो उसका गुड्स वैसा ही होना चाहिए जैसा उसने पर्पज बता दिया। नहीं हो रहा है तो यहां पर वारंटी ब्रीच होगा। आइए, गुड्स परचेज अंडर पेटेंट और ब्रांड नेम। जब गुड्स आप खरीदते हो किसके थ्रू? पेटेंट के थ्रू, ब्रांड नेम के थ्रू, किसी ब्रांड, रेपुटेशन, गुडविल के थ्रू अगर आप खरीदते हो तो क्या होता है? डेफिनेशन की बात करें बच्चे, व्हेन गुड्स आर परचेज अंडर ए स्पेसिफिक पेटेंट। जब आप गुड्स परचेज करते हो किसके थ्रू? गुड्स परचेज अंडर ए स्पेसिफिक पेटेंट। आप पहले से गुडविल, किसी कंपनी का पेटेंट, ब्रांड नेम से आप खरीद रहे हो, गुडविल से खरीद रहे हो, तो व्हेन द गुड्स आर परचेज अंडर द स्पेसिफिक पेटेंट और ब्रांड नेम, बायर कैन नॉट होल्ड द सेलर रेस्पॉन्सिबल फॉर क्वालिटीज और फिटिंग। मतलब आप खुद से कह रहे हो कि मुझे इस ब्रांड का चाहिए। जैसे अगर आप शूज खरीदने जा रहे हो तो आप कह रहे हो मुझे बाटा का चाहिए, या किसी कंपनी के नाम आप बता रहे हो, ब्रांड के बारे में बता रहे हो, तो इस कंडीशन में सेलर रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा क्योंकि इंडिकेशन आपने दिया है, आपने कहा कि मुझे इस ब्रांड का चाहिए, तो यहां पर सेलर रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। तो यहां इस कंडीशन में व्हेन द गुड्स आर परचेज अंडर द स्पेसिफिक पेटेंट और ब्रांड नेम, द बायर कैन नॉट होल्ड द सेलर फॉर रेस्पॉन्सिबल फॉर क्वालिटीज और इश्यूड अनलेस डिटेल्स इज इंक्वायरी वाज मेड बिफोर हैंड। आइए, जैसे बाइंग अ ब्रांडेड मोबाइल फोन एंड लेटर कंप्लेनिंग अबाउट ऑपरेटिंग सिस्टम इज नॉट सेलर लायबिलिटीज। बेटा जी यहां पर सेलर की लायबिलिटीज नहीं होगा अनलेस द बायर हैड आस्क ए स्पेसिफिक क्वेश्चन टू द बिफोर हैंड। बेटा जी आप ब्रांड के बारे में जानते हो, आपने सेलर से पूछा? नहीं पूछा। नहीं पूछा तो आपकी ड्यूटी, अगर आप पूछे होते फिर उन्होंने झूठ बोला होता या नहीं बताया होता, उस कंडीशन में सेलर रेस्पॉन्सिबल होता। बट आपने जब तक नहीं पूछा खरीदने से पहले तो इसके लिए सेलर रेस्पॉन्सिबल नहीं है, इसके लिए आप रेस्पॉन्सिबल हो क्योंकि आपने खुद उसको इंडिकेशन दिया कि मुझे ये कंपनी का मोबाइल चाहिए, इस कंपनी का स्मार्टफोन चाहिए, आपने इंडिकेशन दिया और आपने कोई क्वेश्चन नहीं करा। तो बाद में जाकर के आफ्टर डेट अगर ऐसा होता है तो उसके लिए वो रेस्पॉन्सिबल नहीं होगा, ध्यान रखेंगे इसके बाद। आइए बेटा उसके बाद बात करते हैं गुड्स टोल्ड बाय डिस्क्रिप्शन। अगर गुड्स अगर बेचते हो डिस्क्रिप्शन के थ्रू तो गुड्स कैसा होना चाहिए? डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग होना चाहिए। द गुड्स मस्ट स्ट्रिक्टली मैच द डिस्क्रिप्शन प्रोवाइडेड बाय द सेलर। यहां पर जो गुड्स अगर यहां पर बताया गया है, जैसा इंस्ट्रक्शन दिया गया है, डिस्क्रिप्शन दिया गया, वैसा ही होना चाहिए। इफ दे फेल टू डू सो, इफ दे फेल टू डू सो द बायर कैन रिजेक्ट देम। तो बाद में जाकर के बायर चाहे तो इसको रिजेक्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल को देखते हैं। अ ड्रेस डिस्क्राइब्ड एज 100% सिल्क। यहां पर ये डिस्क्राइब करा गया है कि 100% सिल्क है। अ ड्रेस डिस्क्राइब्ड एज 100% सिल्क बट डिलीवर्ड एज अ पॉलिस्टर वायलेट दिस कंडीशंस अलाउइंग द बायर रिटर्न इन। तो इस कंडीशन में उसको रिटर्न कर सकते हैं क्योंकि वैसा नहीं निकला जैसा बताया गया था। तो वैसा ही होना चाहिए, जो 100% सिल्क अगर बोला गया है तो 100% सिल्क ही होना चाहिए एज डिस्क्रिप्शन। ऐसा नहीं होता है तो आप रिटर्न कर सकते हो। आइए उसके बाद हम लोग बात करते हैं, उसके बाद हम बात करते हैं गुड्स ऑफ मर्केंटेबल क्वालिटी का मतलब क्या होता है बेटा? तो यहां पर अगर हम बात करें, डेफिनेशन की बात करें तो गुड्स मस्ट बी रीजनेबल क्वालिटी, फिटनेस और जनरल पर्पज which they are sold. The quality should be meet the market standard and safety of the ordinary expectations. तो यानी गुड्स ऑफ मर्केंटेबल क्वालिटीज की अगर हम बात करें तो गुड्स वैसा ही होना चाहिए जैसा क्वालिटीज यहां पर बताया गया। अगर वैसा नहीं होता है तो इसका गुड्स मस्ट बी रीजनेबल क्वालिटीज और फिटनेस इन अ जनरल पर्पज विच आर द सूड। भाई यहां पर गुड्स वैसा ही होना चाहिए जिस पर्पज के लिए लिया है और वो क्वालिटीज मेंटेन होनी चाहिए उसके बारे में। इफ समवन बाइंग अ रेफ्रिजरेटर एंड इट स्टॉप कूलिंग। बेटा अगर मान लीजिए अगर हम रेफ्रिजरेटर परचेज कर रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है कूलिंग के लिए ही तो लेंगे। अगर वैसा नहीं निकल रहा है तो इस कंडीशन में हम उसको क्या कर सकते हैं? रिप्लेस कर सकते हैं। तो यहां पर क्या कह रहा है कि इफ समवन बाइज अ रेफ्रिजरेटर एंड स्टॉप कूलिंग आफ्टर अ डेज इट्स कंसीडर्ड अनमर्केंटेबल एंड द बायर कैन डिमांड रिप्लेसमेंट और रिफंड। तो बायर यहां पर डिमांड कर सकता है कि या तो रिप्लेसमेंट करो या तो इसको रिफंड करो, ऐसे वो डिमांड कर सकता है। उसके बाद बात करते हैं कैविएट एम्प्टर का कुछ एक्सेप्शन है बेटा, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे क्या मतलब होता है। तो यहां पर फ्रॉड और कंसीलमेंट की हम बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे सेल बाय डिस्क्रिप्शन और सैंपल। तो यहां पर एक्सेप्शन है कैविएट एम्प्टर का, कुछ एक्सेप्शन है, कुछ अपवाद है। आइए देखते हैं। द सेलर हाइड्स डिफेक्ट
इंटेंशनली। यहां पर अगर सेलर हाइड कर रहा है, किसी चीज को छुपा रहा है, फैक्ट को छुपा रहा है, तथ्य को छुपा रहा है इंटेंशनली, जानबूझ करके, तो बेटा ये एक्सेप्शन से ध्यान रखिएगा। उसके बाद सेलर बाय द गुड्स फेल टू मैच डिस्क्रिप्शन और सैंपल, तो ये इसका कैविएट एम्पटर का एक्सेप्शन है। तो देखो एग्जांपल, अ सेलर सेल्स अ स्मार्टफोन क्लेमिंग इट इज न्यू but it has internal defect or does not match the features described, the buyer can claim refund and replacement। तो बायर इस कंडीशन में क्या कर सकता है, रिफंड के लिए अब क्वेश्चन रेज कर सकता है या रिप्लेसमेंट के लिए कर सकता है। तो इस तरह से नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना है आपको। आइए उसके बाद अगर बात करें बेटा, तो रिकैप की हम बात करते हैं, पार्ट सेकंड के अंदर हम लोगों ने क्या पढ़ा उसके बारे में एक बार चर्चा करते हैं। तो कंडीशंस एंड वारंटीज के अंदर हम लोगों ने क्या पढ़ा, तो इंप्लाइड वारंटीज के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, लीगल एश्योरेंस इवन इफ नॉट स्टेटेड इन द कॉन्ट्रैक्ट। बेटा जी कॉन्ट्रैक्ट में अगर नहीं है फिर भी ये इंप्लाइड कंडीशंस कि ऐसा होना चाहिए। अनडिस्टर्ब्ड पोजीशन के बारे में, बायर मस्ट एंजॉय गुड्स विदाउट देयर इंटेंशन या इंटरफेरेंस ऑफ थर्ड पार्टी, और यहां पर जो है सेलर किसी का इंटरफेरेंस। नॉन एनकम्बरेंस का बात करें तो गुड्स मस्ट बी फ्री फ्रॉम अनडिस्टर्ब चार्ज और क्लेम, कोई भी इसमें चार्ज नहीं होना चाहिए, कुछ क्लेम इसमें नहीं होना चाहिए। फिटनेस बाय द ट्रेड और यूजेस, गुड्स शुड मीट एक्सपेक्टेड क्वालिटीज स्टैंडर्ड इन ट्रेड, जब हम गुड्स को खरीदते हैं तो ये क्वालिटी मेंटेन होनी चाहिए। उसके बाद हजार्डस गुड्स डिस्क्लोजर की बात करें, सेलर मस्ट इन्फॉर्म अबाउट द रिस्क एसोसिएटेड विद द गुड्स, सेलर को ये बताना जरूरी है कि गुड्स अगर डेंजरस नेचर के हैं तो बायर को इन्फॉर्म करे या बताए। कैविएट एम्पटर के कुछ एक्सेप्शंस था जहां पर सेलर इज लाइबल, सेलर यहां पर लाइबल होगा इन केस ऑफ फ्रॉड और व्हेन द गुड्स आर डज नॉट मैच द डिस्क्रिप्शन। बेटा जी यहां पर अगर फ्रॉड करके बेचोगे तो इसके लिए जिम्मेवार आप खुद ही होगे ना, और यहां पर अगर आप डिस्क्रिप्शन के थ्रू अगर सामान बेचते हो तो इस पर डिस्क्रिप्शन नहीं निकलेगा तो कस्टमर जो है उसको रिफंड के लिए या रिप्लेसमेंट के लिए क्वेश्चन आपसे कर सकता है। तो इस तरह से मैंने सेकंड पार्ट को भी कराया बेटा। तो आपका कंडीशन एंड वारंटी मैंने बेहतर तरीके से 2 पार्ट के अंदर करा दिया है, बेहतर तरीके से आप लोग इसको करेंगे, आप अपने कॉपी में नोट्स भी बनाएंगे और इसको करिए। बाकी हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में, हम लोग बात करेंगे कि ओनरशिप क्या होता है, प्रॉपर्टीज में क्या क्या ओनरशिप होता है, फिर अनपेड सेलर क्या होता है, इन सभी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। इसके पीपीटी के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।